प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल के और इसके अंतर्गत वायुमंडल संरचना व संगठन, इसकी हम बात कर रहे हैं। संरचना संगठन की बात कर रहे थे। संरचना व संगठन के अंतर्गत हमने संगठन को कंप्लीट कर लिया था। संरचना की बातें चल रही थी, जिसके अंतर्गत सौरमंडल की बात की, समताप मंडल की बात कर ली थी, और अब हम अध्ययन करेंगे मध्यमंडल का। ट्रोपोस्फेयर हैं, स्ट्रेटोस्फेयर हैं, ये हमने बात कर ली थी। ये ट्रोपोपोज, सब स्ट्रेटोस्फेयर तक बात कर ली थी। अब इससे आगे एक मंडल शुरू होता है, तो हमने डिस्कस किया था कि दो मंडलों के मध्य एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, पोज बोलते हैं। तो आगे जो मेसोस्फेयर आएगा, उस मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र है जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोपोज कहा जाता है, समताप सीमा कहा जाता है, दोनों के मध्य। उससे ऊपर हम बात कर रहे हैं मेसोस्फेयर। तो देखिए, मेसोस्फेयर जो समताप सीमा है वहाँ से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है। और मध्यमंडल में क्या होता है, तापमान की बात करेंगे तो देखिए, पहले तापमान कम हुआ, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान बढ़ गया, 0 डिग्री आ गया यहाँ पर। और फिर अब क्या होगा, जैसे जैसे मध्यमंडल में ऊंचाई पे जाएंगे, तापमान क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाता है। मध्यमंडल के अंतर्गत पूरी पृथ्वी की बात करेंगे, सबसे न्यूनतम तापमान किस मंडल में पाया जाता है, मध्यमंडल में पाया जाता है। और सबसे जो निम्न वायुदाब है वो भी कहाँ पर पाया जाता है, मध्यमंडल में ही पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेषता स्पष्ट होती है मध्यमंडल में। मध्यमंडल में एक बादलों का निर्माण होता है, बादल बनते हैं मध्यमंडल। देखिए, बादल तो देखो सौरमंडल में ही बनेंगे, समस्त मौसमी घटनाएं, लेकिन कई बार ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती है जिससे यहाँ भी बादल बनते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन यहाँ पर बनने के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं। तो ये वो बादल नहीं है जिससे वर्षा होती है, इन बादलों से वर्षा नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, चमकीले बादल होते हैं। कैसे बादल होते हैं, चमकीले बादल होते हैं। और कौन से होते हैं, इन बादलों का नाम आता है नोक्टिल्यूसेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं निशा दीप्ति मेघ। जो निशा दीप्ति मेघ है उसका संबंध मध्यमंडल से माना जाता है, जिसको नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी
कहा जाता है। और ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? देखिए, ये जो बादल है, ये बादल 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री या 70 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दिखाई देते हैं। ध्रुवों पर ये स्पष्ट नहीं होते हैं। किस समय दिखाई देंगे? गर्मियों में, सांझ के समय दिखाई देते हैं। गर्मियों के सांझ के समय 0 से 50 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निशादीप्ति मेघ जो दिखाई देते हैं, वो किस मंडल में दिखाई देते हैं? मध्य मंडल में दिखाई देते हैं। और मध्य मंडल के अंतर्गत 80 किलोमीटर तक तापमान कितना आ जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाता है। इसकी बस यही 1-2 विशेषता है कि सबसे कम तापमान पाया जाता है, न्यूनतम वायुदाब है, जो निशादीप्ति मेघ है वो मध्य मंडल में ही स्पष्ट होता है। अब देखिए आयन मंडल की बात करेंगे। चौथा जो मंडल है आयन मंडल। ये मैं यहाँ मेसोस्फेयर तक बात कर ली है, नीचे 80 किलोमीटर मैंने लिख दिया है, ऊपर आता है फिर 640 किलोमीटर। ये बीच में एक संक्रमण क्षेत्र फिर आ गया, जिसको क्या बोलते हैं? मेसोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोपोज, मध्य सीमा। अब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो गया था, और यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान में क्या हो जाएगी? ग्रोथ होगी। तापमान धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो जो आयन मंडल की बात करेंगे, आयनोस्फेयर की बात करेंगे, आयनोस्फेयर की बात करते हैं, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अब देखिए ये किस अवस्था में पाया जाता है? अवस्था की बात करते हैं। अवस्था में हमने पढ़ा है, एक तो तरल अवस्था होती है, दूसरी ठोस अवस्था होती है, और तीसरी गैसीय अवस्था होती है। कुल 3 अवस्थाओं की हमने बात की। तो ये न तो तरल अवस्था में है, न ठोस अवस्था में है, और न गैसीय अवस्था में है। तो चौथी जो अवस्था उत्पन्न होती है वो होती है प्लाज्मा। आयन मंडल है वो किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर किन तत्वों की अधिकता स्पष्ट होती है? आयन। आयन जो होते हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में जो आयन पाए जाते हैं वो आयन मंडल के अंतर्गत स्पष्ट होते हैं। और इस आयन मंडल के जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर चुंबकीय घटनाओं के कारण चमकीला प्रकाश दिखाई देता है। आयन मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में चुंबकीय घटनाओं के कारण एक चमकीला प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश को हम 2 तरीके से देख सकते हैं और उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं वो? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश को अलग नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसी प्रकाश को अलग नाम से जाना जाता है। गोलार्ध गोले का अर्ध भाग 0 डिग्री है, इसके ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। गोले का आधा भाग हो गया, इसको गोलार्ध बोलते हैं, हेमिस्फीयर जिसको कहा जाता है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश दिखाई देता है उसको बोला जाता है अरोरा बोरियलिस। क्या बोला जाता है? अरोरा बोरियलिस। और दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रकाश दिखाई देता है आयन मंडल में ऊपरी क्षेत्रों में, उसको बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस।
क्या बोला जाता है? अरोरा ऑस्ट्रेलियस। या आप इसको ये बोल सकते हो उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। ये जो प्रकाश है, इन प्रकाशों को हम अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अलग कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अलग कहते हैं। उसी का हम यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब देखिए, जो आयन की हमने बात की थी, वो आयन इसी ध्रुवीय ज्योति को उत्पन्न करता है। कैसे? देखिए, मुक्त अवस्था में आयन तो होते हैं, इसके साथ में कौन सा तत्व क्रिया करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। आयन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों जब क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? फोटोन का। किसका निर्माण होता है? फोटोन का। और फोटोन के द्वारा ही क्या स्पष्ट होती है? हमें ध्रुवीय ज्योति स्पष्ट होती है। और उत्तरी गोलार्ध में हम उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी गोलार्ध में हम उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, आयन मंडल के अंतर्गत जो ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं, वो किरणों के मिलने के कारण गैसों में क्या उत्पन्न हो जाता है? आयनीकरण उत्पन्न हो जाता है। आयन मंडल के अंतर्गत ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं, ब्रह्मांडीय किरणें जब मिलती हैं आयन मंडल के अंतर्गत, तो उससे गैसों में क्या आ जाता है? गैसों में आयनीकरण आ जाता है। गैसों का आयनीकरण। और आयनीकरण आने के कारण क्या होता है? ये जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे हम बात करते हैं संचार तथा रेडियो तरंग, इनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और संचार और रेडियो तरंगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा मंडल माना जाता है? आयन मंडल माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि संचार तथा रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए किस मंडल का सर्वाधिक भाग स्पष्ट होता है, तो कौन सा मंडल आएगा? आयन मंडल आएगा। ठीक है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए। अब देखिए, इस मंडल के अंतर्गत 4 परतें पाई जाती हैं। और वो परतें किसकी परतें हैं? वो गैसों की परतें हैं। देखिए, डी परत, ई परत, एफ परत और लास्ट में ऊपरी क्षेत्र में जी परत। ये 4 परतें हैं आयन मंडल के अंतर्गत। ठीक है। और इन परतों के अंतर्गत रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार होता है? देखिए, जो डी तरंग है, इसके अंतर्गत जो बड़ी तरंगे हैं उनका परावर्तन अधिक होता है। दीर्घ तरंगे, डी परत में दीर्घ तरंगे, ई परत में मध्यम तरंगे जो होती हैं उनका परावर्तन होता है, और एफ परत में जो सूक्ष्म तरंग होती हैं उनका परावर्तन होता है, और जी परत में सभी तरंगों का परावर्तन होता है। 4 परतें नजर आई। मैंने कहा यहाँ पर तरंगों का परावर्तन स्पष्ट होता है। रेडियो जो तरंगे हैं उनका परावर्तन होता है। तो जो बड़ी तरंगे हैं उनका डी परत में परावर्तन हो जाता है, जो मध्यम प्रकार की उसका ई में, और जो सूक्ष्म है उसका एफ में, और जी के अंतर्गत सभी छोटी बड़ी जितनी भी हैं सबका परावर्तन होता है। अब देखिए, डी तरंग जो डी परत है वो डी परत कितनी ऊंचाई पर प्राप्त होती है? हमें देखिए, इसका अंश 60 किलोमीटर से थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होना शुरू हो जाता है, और लास्ट कहाँ तक है? 96 किलोमीटर तक। आप सोच रहे होंगे सर 80 से तो मध्य मंडल शुरू होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि संगठित रूप से डी परत वहाँ पाई जाती है। उसके अंश आने शुरू हो जाते हैं। मुख्यतः वो 80 किलोमीटर के बाद में ही 96 किलोमीटर तक स्पष्ट होती है।
फिर उसके बाद में जो ई परत है वो 96 किलोमीटर से 144 किलोमीटर तक स्पष्ट होती है, और एफ जो परत है वो 144 किलोमीटर से 386 किलोमीटर तक स्पष्ट होती है, और 386 किलोमीटर के बाद में कौन सी परत स्पष्ट होती है? जी परत स्पष्ट होती है। अब देखिए डी परत जहाँ स्थित होती है वहाँ पर किस गैस की अधिकता होती है? याद रखना, नाइट्रोजन की। तो डी परत में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। फिर हम बात करते हैं ई परत की, तो ई परत में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। एफ परत के अंतर्गत दो छोटी परतें और पाई जाती है। एफ जो परत है उसमें दो छोटी हैं, F1 और F2। F1 में हीलियम और F2 में हाइड्रोजन, और यही आगे सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये कुछ गैसें हैं जो पाई जाती हैं इन परतों में। इन परतों की दूरियां और जो तरंगें परावर्तित होती हैं उनकी हमने बात कर ली है। अब देखिए F को क्या बोला जाता है? अपलेटन लेयर बोला जाता है। अपलेटन स्तर, कई बार नाम आता है कि अपलेटन स्तर कौन सी परत होती है, तो याद रखना एफ परत को अपलेटन स्तर है बोला जाता है, जिसमें दो छोटी परतें होती हैं F1 और F2। ई को बोला जाता है कैनली हेविसाइड्स लेयर। कैनली हेविसाइड्स लेयर का संबंध किस परत से है? डी, ई, एफ, जी किससे है? ई परत से है। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ध्रुवीय ज्योति की बात की, वो ध्रुवीय ज्योति किस परत में स्पष्ट होती है? याद रखना, ई परत में स्पष्ट होती है। ध्रुवीय ज्योति का संबंध किस परत से है? ई परत से माना जाता है। ठीक है, ये हमने चार मंडलों की बात कर ली। अब हम देखेंगे लास्ट जो बहिर्मंडल है उसकी बात करें। बहिर्मंडल के अंतर्गत कौन कौन से दो स्तर हैं? देखिए, एक्सोस्फीयर। और बहिर्मंडल का जो विस्तार है वो 640 किलोमीटर से लेकर लास्ट अंतरिक्ष तक पाया जाता है। इसकी खोज एक व्यक्ति का नाम आता है लेहमान स्फितिजर। क्या आता है? लेहमान स्फितिजर ने किस मंडल की खोज की? याद रखना, बहिर्मंडल की खोजें की। और इसके बाद में जो तापमान है इसका वो कैसा होता चला जाएगा? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और इस मंडल के अंतर्गत मैंने बताया एफ के बाद में कौन सी गैसें स्टार्ट हो जाती हैं? हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम की सांद्रता भी कहाँ मिलती है? बहिर्मंडल में मानी जाती है। इस बहिर्मंडल की दो परतें हैं, परत नंबर 1 और परत नंबर 2। परत नंबर 1 में क्या करते हैं हम? जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको छोड़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं? 700 से 800 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। किस मंडल में? बहिर्मंडल। दूसरी जो परत है जिसकी बात करेंगे 1000 किलोमीटर पर, तो यहाँ पर एक चुंबकीय पट्टी नजर आती है भी, जिसको वॉन एलन विकिरण पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 किलोमीटर मानी जाती है, जो बहिर्मंडल के अंतर्गत है। और इस चुंबकीय पट्टी के कारण कई बार इस परत को चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है।
मैग्नोस्फेयर आपने कभी नाम सुना होगा, तो वो इसी परत को कहा जाता है जिसमें वॉन एलन विकिरण पट्टी स्थित है। तो ये कुछ तथ्य थे जो वायुमंडल की संरचना से संबंधित थे। ये एक सामान्य वर्गीकरण था प्राचीन, जो तापमान के आधार पर था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक नवीन वर्गीकरण है जो मॉर्सले निकोलेट के द्वारा दिया हुआ है, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।